हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री राधे। आपको पता ही होगा कि अपनी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर अपन ने रिप्रोडक्शन का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर अपन 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है मानव में जनन, उसको अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। और फाइनली आज अपनी जो क्लास है उसके अंदर नर जनतंत्र और मादा जनतंत्र दोनों टॉपिक मैं आपको यहाँ पर साथ में समझाऊंगा। और ये टॉपिक आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन नीट और बोर्ड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो देखते हैं बच्चों कि ये नर जनतंत्र और मादा जनतंत्र किस किस के अंदर पाया जाता है। तो आपको पहले से पता ही होगा कि जो नर जनतंत्र है वो नर के अंदर पाया जाता है और जो मादा जनतंत्र है वो मादा के अंदर पाया जाता है। तो आज फाइनली अपन देखेंगे कि नर जनतंत्र के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और मादा जनतंत्र के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो आज नर जनतंत्र के अंदर कौन कौन से अंग हैं। तो फाइनली आपको ये डायग्राम देखने होंगे कि यहाँ पर आपके लिए सुंदर सुंदर डायग्राम बनाए गए हैं। तो एक बार देखें कि नर जनतंत्र मादा जनतंत्र किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो आपको एग्जाम के अंदर ऐसे डायग्राम बना के आने पड़ेंगे वहां पर, तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा वहां पर। तो देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो देखो बच्चों कि सबसे पहले आप ध्यान रखना कि इस नर जनतंत्र के अंदर दो प्रकार के अंग होते हैं। पहले का नाम है प्राथमिक लैंगिक अंग और सेकंड नंबर है द्वितीयक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में जाना जाता है वृषण, जिसे अंग्रेजी में टेस्टिस के नाम से जानते हैं। और अगला है द्वितीयक लैंगिक अंग, जिसके अंदर टेस्टिस के अलावा अन्य जितने भी अंग है यहाँ पर वो सब द्वितीयक लैंगिक अंग के अंदर आएंगे। और इसी वृषण के अंदर आपके यहाँ पर शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया चलती है। तो देखो बच्चों यहाँ पर वृषण कहाँ पर बना हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर वृषण की। तो जो अपना प्राथमिक लैंगिक अंग है उसको बोलते हैं वृषण, और यहाँ पर ये ऐसी स्ट्रक्चर जो होती है उसे वृषण कहते हैं। तो ये जो वृषण है इसे अंग्रेजी में टेस्टिस के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखो बच्चों कि ये जो वृषण है वो वृषण पाए कहाँ जाते हैं। तो ये मतलब इनके अंदर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे वृषण कोश के नाम से जानते हैं और इसे अंग्रेजी में सेक्रोडम के नाम से जाना जाता है। और ये उदर गुहा के अंदर मतलब ये वृषण कोश के अंदर वृषण पाए जाते हैं। और ये वृषण कोश के अंदर वृषण क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे शरीर का तापमान और वृषण कोश के अंदर शरीर का तापमान दोनों का अलग अलग तापमान होता है। मतलब ये 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड इनका तापमान होता है, जिस कारण से ये वृषण होते हैं वो वृषण कोश के अंदर पाए जाते हैं। और ये इनका मतलब तापमान इतना कम होने का मतलब कम होना। तो यहाँ पर जो अपना वृषण है वृषण को बोलते हैं अंग्रेजी में टेस्टिस। ये टेस्टिस कहाँ पर पाया जाता है। तो ये टेस्टिस पाया जाता है वृषण कोश के अंदर, जिसे सेक्रोटम के नाम से जानते हैं। ये अपना पहला अंग है जिसे बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसे वृषण के नाम से जाना जाता है। अगले अंग कौन कौन से यहाँ पर नर जनतंत्र के अंदर। तो ध्यान रखें कि इसके अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे पहले तो इसके अंदर मैं आपको ग्रंथियां बताऊंगा, जिसके अंदर ध्यान रखें बच्चों कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोस्टेट ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगली जो ग्रंथि है यहाँ पर इसे मतलब ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसे कहा जाता है शुक्राशय ग्रंथि। क्या बोलते हैं बच्चों, शुक्राशय ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगली जो तीसरी ग्रंथि है, अब देखो बच्चों इस नर जनतंत्र के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर 3 प्रकार की सहायक ग्रंथियां पाई जाती है। तो 3 प्रकार की सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो 1 नंबर की जो ग्रंथि है उसका नाम है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि। ये वाली जो ग्रंथि आपको दिख रही है यहाँ पर, ये वाली जो ग्रंथि दिख रही है इसी का नाम होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। सेकंड नंबर पे जो ग्रंथि है अपने यहाँ पर उसका नाम है यहाँ पर शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि के अंदर ध्यान रखें बच्चों कि ये वाली जो दिख रही है इसी का नाम है शुक्राशय ग्रंथि। और तीसरे प्रकार की जो ग्रंथि है जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तीसरे का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। जो आपको ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पर छोटी सी स्ट्रक्चर है, इसी का नाम है यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो बच्चों आपको एग्जाम में क्या कर सकता है, यहाँ से आपको यहाँ पर नर जनतंत्र के अंदर कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां पाई जाती है उसके बारे में आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और आपको एग्जाम के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां लेकर आनी है नर जनतंत्र के अंदर जो पाई जाती है। तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट नंबर पे प्रोस्टेट ग्रंथि, सेकंड नंबर पे शुक्राशय ग्रंथि और थर्ड नंबर पे होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो ये तीनों प्रकार की ग्रंथियां नर जनतंत्र के अंदर पाई जाती है। मादा के अंदर भी अलग अलग ग्रंथियां पाई जाती है। तो ध्यान रखिए एक बार। अगला जो अंग है ये ग्रंथियां जो होगी अपने अगला जो यहाँ पर अंग है उसका नाम है मूत्रवाहिनी। ये मूत्रवाहिनी ध्यान रखिए बच्चों, जब अपन किडनी पढ़ते हैं वक्र पढ़ते हैं उसी के अंदर शामिल करते हैं इसको। और ये जो आपको नली जैसी संरचना दिख रही है यहाँ पर, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसी का नाम है यहाँ पर मूत्रवाहिनी। अगला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है मूत्राशय। क्या दिख रहा है बच्चों यहाँ पर, मूत्राशय। और ये इस प्रकार ये पूरी संरचना यहाँ पर इसी का नाम होता है यहाँ पर मूत्राशय। अगली जो अपनी संरचना है
और अगली जो संरचना है, मेन जो संरचना होती है नर के अंदर, उसमें ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर पाया जाता है शिश्न, जिसे अंग्रेजी में पेनिस के नाम से जानते हैं। अब ये पेनिस के अंदर कौन कौन सी संरचना पाई जाती है? तो पेनिस के ऊपर जो इसका आवरण होता है, सबसे बाहर वाला जो आवरण होता है, इसी को बोलते हैं शिश्नमुंड, और इसे शिश्नमुंड के नाम से जाना जाता है। अगला जो पॉइंट है अपना, इस शिश्नमुंड के अंदर यहाँ पर इसकी टोपी जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे अग्रछद के नाम से जाना जाता है। और इस शिश्न के अंदर आपके मूत्र मार्ग पाया जाता है, और इसी के माध्यम से यहाँ पर आपका जो वीर्य है, जो आपके शुक्राणु है, वो इसी नली के माध्यम से, मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर की तरफ स्खलित हो जाते हैं। तो ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर अपने नर जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, वो मैंने आपको इस नर जनन के अंदर बताया है। तो एक बार वापिस सुन ले बच्चों कि नर जनन तंत्र के अंदर आपके दो प्रकार के अंग होते हैं। एक का नाम होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, और एक होता है वृषण। प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, और एक होता है आपके यहाँ पर द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर ध्यान रखें बच्चों, वृषण पाया जाता है, और द्वितीयक लैंगिक अंग के अंदर जितने भी अंग हैं, लैंगिक अंग के बारे में आपको बताया, वृषण के बारे में, और एक सेकंड नंबर मैंने आपको बताया द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में। प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो आपके वृषण होते हैं, वो वृषण कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वृषण पाए जाते हैं वृषण कोश के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको द्वितीयक लैंगिक अंग के अंदर बताया है कि वृषण के अलावा जितने भी अंग होते हैं, वो द्वितीयक लैंगिक अंग के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक लैंगिक अंग के अंदर ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहली ग्रंथि का नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि, सेकंड नंबर वाली ग्रंथि का नाम है शुक्राशय ग्रंथि, और थर्ड नंबर वाली ग्रंथि का नाम है बल्बिफेरल ग्रंथि। ये तीनों प्रकार की ग्रंथियां सहायक ग्रंथियों के अंदर आती हैं, और ये नर जनन तंत्र के अंदर पाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? तो एक मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय होता है, और एक मूत्र मार्ग पाया जाता है यहाँ पर, और एक होता है शिश्न, और शिश्न पर ढकने वाला जो होता है उसको बोलते हैं शिश्नमुंड। और इस प्रकार से यहाँ पर आपके वृषण, मतलब यहाँ पर नर जनन तंत्र के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं, वो मैंने आपको इस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया। मैंने यहाँ पर आपको नर जनन तंत्र के बारे में कंप्लीट मैंने यहाँ पर स्टडी करवा दी है, जिसके अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां पाई जाती है, मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। तो एक बार आप क्या करना, वीडियो को पॉज करके एक बार सोचना कि मैंने आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया है वो याद हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अपना जो आज का जो टॉपिक था नर जनन तंत्र, वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे की तरफ स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर नर जनन तंत्र के बारे में डिटेल में बता दिया है, मैंने आपको इसकी कंप्लीट स्टडी करवा दी है। अब अपना ये जो नर जनन तंत्र होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर अपना जो अगला जो टॉपिक है, जिसका यहाँ पर आपने देख लिया होगा, अगला जो टॉपिक है अपना, जिसको आपको नर जनन तंत्र के बारे में पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगला जो टॉपिक है अपना, उसका नाम है मादा जनन तंत्र, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अभी इसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मादा जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और इनके अंदर इनका क्या काम होता है, वो अपन पढ़ने वाले इस क्लास के अंदर। तो देखो कि इसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं। तो अपन ने यहाँ पर नर जनन तंत्र को कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है। अगला जो अपना टॉपिक है उसका नाम है मादा जनन तंत्र। इसको अपन यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मादा जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो ध्यान रखें बच्चों, मादा जनन तंत्र को यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर मादा जनन तंत्र के अंदर ध्यान रखें कि जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर नर जनन तंत्र के अंदर प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में बताया था, उसी प्रकार से मादा जनन तंत्र में भी प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग पाए जाते हैं। तो देखो कौन कौन से अंग होते हैं यहाँ पर। तो देखना यहाँ पर मादा के अंदर प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में यहाँ पर पाया जाता है अंडाशय, और द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में जितने भी अंग बचे हुए हैं वो सब द्वितीयक लैंगिक अंग के अंदर आते हैं। और वहां पर अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में अपन ने वहां पर वृषण के बारे में पढ़ा था, तो सुन लेना। और ये अपना है द्वितीयक लैंगिक अंग और अन्य अंग यहाँ पर पाए जाते हैं। देखो कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पाई जाती है मादा के अंदर योनि पाई जाती है, जिसे अंग्रेजी में वेजाइना के नाम से जानते हैं। अगला जो अंग होता है वो पाया जाता है यहाँ पर ग्रीवा नाल। योनि के आगे मतलब यहाँ पर जो भाग होता है ये वाला, इसी को ग्रीवा नाल के नाम से जानते हैं। अगला जो भाग होता है उसी को कहा जाता है गर्भाशय ग्रीवा। उसी को क्या बोलते हैं अपन, गर्भाशय ग्रीवा। तो देखो सबसे पहले योनि है, योनि के बाद यहाँ पर होता है ग्रीवा नाल, ग्रीवा नाल के बाद होती है गर्भाशय ग्रीवा। अगला जो अपना भाग है मादा के अंदर, उसके अंदर यहाँ पर जो स्पेस दिख रहा है आपको, इसी को कहा जाता है गर्भाशय गुहा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, गर्भाशय गुहा। अगला जो आपको ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली जो संरचना दिख रही है, इसी का नाम होता है गर्भाशय फंडस। इसी को बोलते हैं अपन गर्भाशय फंडस। और यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना,
मादा के अंदर जो अंडाशय पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखो मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, वो एक तो बाईं तरफ होता है अंडाशय और एक होता है दाईं तरफ अंडाशय होता है, और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ओवरी के नाम से जानते हैं। और ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय दिख रहा होगा बच्चों आपको, ये अंडाशय आगे जाकर यहाँ पर एक अंगुलीनुमा संरचना बनाता है। ये अंडाशय किससे जुड़ा होता है? ये अंडाशय अंगुलीनुमा संरचना से जुड़ा होता है, और ये संरचना आगे जाकर अंडवाहिनी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बच्चों? अंडवाहिनी का निर्माण करती है, जिसे अंग्रेजी में फैलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। अब देखो बच्चों, जो आपकी अंडवाहिनी है वो अंडवाहिनी आगे जाकर कौन सी नली में खुलती है? उसका नाम होता है संकीर्ण पद, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्टमस। तो देखो अंडवाहिनी आगे जाकर स्टमस में खुलती है। अगला मतलब आगे की तरफ जो स्टमस होता है वो आगे खुलता है आपके यहाँ पर एम्बुला या तुबिका के अंदर। आपको पता ही होगा पहले से कि जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर क्या होते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन होता है। तो संलयन कहां पर होता है मादा के अंदर? तो ध्यान रखना कि जो अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी, उस अंडवाहिनी का जो संकीर्ण पथ होता है यहाँ पर ही निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है, और यहाँ पर आपके संकीर्ण पथ में निषेचन होता है। अगला जो भाग होता है इसके अंदर, ये जो कीप, इसी का नाम है कीप, इसी को कीप के नाम से जानते हैं, और ये फिम्बरी मैंने आपको बता दिया, इसी को फिम्बरी के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर मादा के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं मैंने आपको एक बार क्लियर बता दूं। हाँ बदल दे, समराइज रूप से मैं वापस बता देता हूँ उनके वीडियो सर्विस है। देखो बच्चों, एक बार मैं आपको ये मादा जनन तंत्र के बारे में एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो देखो बच्चों, प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में यहाँ पर अंडाशय पाए जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में ओवरी के नाम से जाना जाता है। और द्वितीय लैंगिक अंग के अंदर क्या होता है? जितने भी अंग जो बाकी अंग होते हैं ये अंग के रूप में पाए जाते हैं, जिसे द्वितीय लिंग अंग के रूप से जानते हैं। इसके अंदर देखो पहला अंग होता है, इसको योनि के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर जो होता है इसको ग्रीवा नाम कहते हैं, और थर्ड नंबर पे यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा पाई जाती है, और गर्भाशय ग्रीवा के बाद यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये वाला भाग पूरा बता दिया है। अब अपना ये वाला जो भाग है क्या उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आपको पता ही होगा पहले से कि जो अपना गर्भाशय होता है, गर्भाशय, इस गर्भाशय के अंदर 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, जिसके अंदर सबसे अंदर की तरफ जो परत पाई जाती है ये वाली देखो बच्चों, इसी का नाम है एंडोमेट्रियम, इसी को एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर की जो परत होती है एंडोमेट्रियम से पहले जो परत होती है उसका नाम होता है मायोमेट्रियम। तीसरी जो परत होती है सबसे बाहर वाली परत का नाम होता है पेरीमेट्रियम। देखो बच्चों, ये गर्भाशय जो होता है उसकी 3 परतें पाई जाती है। अब ये एंडोमेट्रियम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जब अंतरोपण की प्रक्रिया होती है, जब कोरकोटी ब्लास्टोसिस जब यहाँ पर अंतःस्रावित होती है, अंतरोपित होती है, तो ये गर्भाशय के अंदर जो आपकी तीसरी परत है, जो सबसे अंदर वाली परत है, यहाँ पर आपके भ्रूण का मतलब यहाँ पर अंतरोपण होता है, और यहाँ पर इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है, और इसे एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर गर्भाशय की 3 परतें होती हैं। और यहाँ पर ध्यान रखें, योनि मैंने आपको बताया है, एक आपको ग्रीवा नाल बताया है, एक आपको गर्भाशय ग्रीवा भी बता दिया है, एक कीप बता दिया है, एक फिम्बरी बता दिया है, और एक संकीर्ण पद बता दिया है, और एक गर्भाशय गुहा और एक गर्भाशय फंडस। और इस प्रकार से मैंने आपको मादा जनन तंत्र के बारे में पूरा का पूरा बता दिया है। और ध्यान रखें, आपकी बोर्ड क्लास के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और एक बार आप किसी को याद कर ले, और एक आप सोचे कि आपको अभी तक कितना याद हुआ है। बिना देखाने का आप एक बार वीडियो को पॉज करें और देखें कि आपको नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र कितना समझ में आया है। तंत्र इस प्रकार से होता है, और इनके अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। तो एक बार क्या करें, बिना दिखाने इसको लिखने की कोशिश करें, और इसका डायग्राम कैसे बनता है एक बार आप घर में प्रैक्टिस करें, तो आपको बिल्कुल बराबर समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों के डायग्राम पूरी तरह से समझा दिए हैं, और इसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से होते हैं और द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से होते हैं। और फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पर नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया है, और उसके नर जनन तंत्र और मादा जनन के जो डायग्राम थे उसको मैंने यहाँ पर आपको डिटेल रूप से समझा दिया था। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो नर जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं और मादा जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं उसको अपन यहाँ पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं, और उनके क्या क्या कार्य हैं वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आओ देखते हैं कि नर जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग हैं। तो देखो,
मैंने आपको अभी जो अपनी क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नर जनन तंत्र के अंदर प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था वृषण। वृषण को अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टिस। ये वृषण का यहाँ पर काम क्या होता है, यहाँ पर वृषण क्या कार्य करता है, तो वृषण से शुक्राणु बनते हैं और यहाँ वृषण से ही लिंग हार्मोन का यहाँ पर उत्पादन होता है। और नर के अंदर जो लिंग हार्मोन होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से निकलता है, वृषण से निकलता है। और ये वृषण के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है, और इसी शुक्र जनन नलिकाओं से यहाँ पर आपके शुक्राणु का निर्माण होता है। यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है और ये शुक्र जनन नलिकाएं वृषण के अंदर पाई जाती है। ये अपना प्राथमिक जनन अंग था। सेकंड नंबर पे यहाँ पर आता है आपके द्वितीयक लैंगिक अंग, ये इसी का दूसरा नाम होता है सहायक जननांग। तो इसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, तो पहला जो अंग होता है उसका नाम होता है यहाँ पर अधिवृषण। क्या नाम होता है बच्चों, अधिवृषण। और इस अधिवृषण का कार्य क्या है यहाँ पर, तो जो अपने शुक्राणु बन चुके हैं तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो शुक्राणु बन चुके हैं उनका यहाँ पर परिपक्वन होगा, मतलब शुक्राणु यहाँ पर मैच्योर होते हैं अधिवृषण के अंतर्गत। और सेकंड नंबर पे यहाँ पर ध्यान से सुने बच्चों, अगला जो है यहाँ पर शुक्रवाहक। शुक्रवाहक में क्या होता है, जो शुक्राणु बन चुके हैं, शुक्राणु का परिपक्वन भी हो चुका है, अब क्या होगा, जो शुक्राणु बने हैं उनका संग्रह होगा, मतलब यहाँ पर शुक्राणु इकट्ठे होंगे। और ये कहां पर इकट्ठे होते हैं, शुक्रवाहक के अंदर। तीसरा जो अपना अंग था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर नर जनन तंत्र के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। तो तीन प्रकार की ग्रंथियां कौन कौन सी थी, मैंने आपको बताया अभी। एक होती है शुक्राशय ग्रंथि, दूसरे का नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरे का नाम है बल्बोयूरेथ्रा ग्रंथि। और इन तीनों का सेम कार्य है यहाँ पर। ये तीनों यहाँ पर क्या काम करती है, जो आपका वीर्य होता है, जो सीमन होता है, उसके द्रव भाग का निर्माण करने का काम करती है। और इन तीनों ग्रंथियों का काम यहाँ पर सेम है। तो मैंने यहाँ पर तीनों भागों का नाम, मतलब तीनों जो कार्य है उनको मैंने सेम लिखा है। वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करना और सबके अंदर सेम है। और ये तीनों ग्रंथियां एक ही काम करती है, वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करती है। अगला जो अपना अंग है उसका नाम है यहाँ पर शिश्न। शिश्न मतलब पेनिस बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। और ये क्या काम करता है, जब नर और मादा आपस में मैथुन की क्रिया करते हैं तो ये मैथुन अंग के रूप में जाना जाता है। और इस शिश्न से ही आपके जो वीर्य होता है वो निकलकर मादा की योनि में जाकर स्खलित होता है। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको नर जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अब मादा जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं वो अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखो मैंने वहां पर आपको बता दिया कि वहां पर भी प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं और यहाँ पर भी प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। नर के अंदर जो प्राथमिक लैंगिक अंग पाए जाते हैं उनका नाम होता है वृषण, और मादा के अंदर जो प्राथमिक लैंगिक अंग पाए जाते हैं उनका नाम होता है अंडाशय। तो देखो यहाँ पर अंडाशय और एक होते हैं यहाँ पर द्वितीयक लैंगिक अंग, और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया है द्वितीयक लैंगिक अंग। और यहाँ पर द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में ध्यान रखे, यहाँ अंडवाहिनी पाई जाती है, यहाँ गर्भाशय पाया जाता है और मादा के अंदर योनि पाई जाती है। अब देखो इस प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय का काम क्या होता है, तो ये क्या कार्य करते हैं, तो इनसे अंडाशय से बनती अंड कोशिका जिसे ओवम कहते हैं, और इससे लिंग हार्मोन का उत्पादन होता है। और मादा के अंदर 2 प्रकार के लिंग हार्मोन पाए जाते हैं, एक का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन और एक का नाम होता है एस्ट्रोजन। और ये दोनों प्रकार के हार्मोन मादा के अंदर पाए जाते हैं और ये मादा के अंदर मादा के जनन संबंधी जितने भी कार्य है उनका नियंत्रण करते हैं। अगला जो पॉइंट है अपना उसको बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। इसके अंतर्गत जो अंडवाहिनी होती है जिसको अपन इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। अब ये फेलोपियन ट्यूब क्या काम करती है, जब नर और मादा आपस में निषेचन की प्रक्रिया करते हैं, ये नर है और ये मादा है, जब आपस के इसके युग्मक मिलेंगे तो ये जब युग्मक मिलते हैं उनका स्थान क्या है, कहां पर जाकर मिलते हैं, तो ध्यान रखें बच्चों ये युग्मक जहां पर मिलते हैं उनका नाम होता है अंडवाहिनी, जिसे इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। और इसको बोलते हैं, इसका कार्य होता है निषेचन स्थल, मतलब यहीं पर आपके निषेचन की क्रिया संपन्न होती है अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब में। अगला जो भाग होता है जिसको बोलते हैं गर्भाशय और अंग्रेजी में इसे यूट्रस के नाम से जानते हैं, इसका क्या काम होता है, तो देखो बच्चों कि अपने निषेचन तो हो जाता है, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है और युग्मनज के अंदर होती है विदलन की प्रक्रिया। और विदलन से मैंने आपको बता दिया था पहले कि विदलन से मोरुला बनता है, प्लास्टुला बनता है, गेस्टुला बनता है, और इसी गेस्टुला से यहाँ पर कोरक बनती है, ब्लास्टोसिस। इस कोरक का यहाँ पर भ्रूण के अंदर, भ्रूण का मतलब ये कोरक अभी आपके भ्रूण बन चुकी है, ये भ्रूण आगे जाकर किसमें अंतरोपण होता है, तो गर्भाशय के अंदर जो आपकी एंडोमेट्रियम पाई जाती है, गर्भाशय की जो तीसरी परत पाई जाती है एंडोमेट्रियम, यहाँ पर
आपके भ्रूण का अंतरोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है। और जैसे इम्प्लांटेशन होता है मतलब उसकी मादा के अंदर क्या आ जाती है, प्रेगनेंसी आ जाती है। अगला जो अंग होता है जिसका नाम होता है योनि, जिसे इंग्लिश में वेजाइना के नाम से जानते हैं। इस योनि का क्या काम होता है बच्चों, तो योनि क्या काम करते हैं यहाँ पर, जब निषेचन के मतलब जब नर और मादा आपस में मैथुन की क्रिया करते हैं तो मैथुन की क्रिया के दौरान जो आपके शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु वो मादा के जिस भाग के अंदर स्खलित होते हैं उस भाग का नाम होता है यहाँ पर, उस भाग का नाम होता है योनि। और इसी योनि के अंदर आपके शुक्राणु जाकर प्रवेश करते हैं और इसीलिए अपन कह सकते हैं कि मैथुन के समय वीर्य ग्रहण करना व बर्थ कैनाल, ये दोनों का काम यहाँ पर योनि का होता है और इस प्रकार से योनि यहाँ पर काम करती है। तो अभी मैंने आपको नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और कौन कौन से उनके कार्य हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और आपको यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मादा के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं और कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां पाई जाती है और इनका क्या क्या कार्य होता है। और अभी अपन ने पहले पढ़ चुके अपन कि नर जनन तंत्र का किस प्रकार का डायग्राम है और मादा जनन तंत्र का कैसा डायग्राम है, और मैंने आपको पूरा डिटेल से यहाँ पर समझा दिया है। और आप बच्चों ये ध्यान रखना कि आपके एग्जाम के अंदर नीट हो या बोर्ड क्लास हो, आपके एग्जाम के अंदर नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के डायग्राम हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप एक बार याद कर लेना और ये क्लास आप देख लेना एक बार, तो आपको नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा और आपके जितने भी डाउट है वो इस क्लास के अंदर क्लियर हो जाएंगे। और आप हमेशा याद रखना कि आप हमेशा हमारी क्लास को देखते रहना। और आप आज का जो वीडियो अपना है उसके अंदर कमेंट करके आप बताना कि आज का जो अपना टॉपिक था या आपका टॉपिक आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया है। और आप हमेशा डीके केम क्लासेस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।